सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF लिंक पर मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता भाग 9। इसके पहले वाले भाग हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। भाग 9 में हम आपको पढ़ाएंगे नुकीले भागों की क्रिया वान डे ग्राफ जनित्र। वान डे ग्राफ जनित्र का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? वान डे ग्राफ जनित्र की रचना, सिद्धांत तथा कार्यविधि समझाइए, इसके उपयोग लिखिए। ठीक है। वान डे ग्राफ जनित्र से पहले हम आपको बताएंगे नुकीले भागों की क्रिया। क्या होता है? किसी चालक के नुकीले भाग पर, एक कोई चालक ले लिया, ये नुकीला हो गया। ठीक है। किसी चालक के नुकीले भाग पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सर्वाधिक होता है। ठीक है। चालक के नुकीले भाग पर क्या हो गया? आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक हो गया। अतः जब वायु के कण किसी चालक के संपर्क में आते हैं, आवेशित चालक के संपर्क में आते हैं, तो वे भी आवेशित हो जाते हैं। मतलब इसका आवेश वायु के कण पर आ गया। ठीक है। और ये सेम चार्ज हो गया और ये इससे प्रतिकर्षित होकर दूर चला जाता है। ठीक है। फलस्वरूप क्या होता है? ये वायु का कण दूर चला गया, दूसरा वायु का कण यहाँ आ गया, वो भी यहाँ से आवेशित हुआ, वो भी दूर चला गया। इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। और इस प्रकार क्या कह सकते हैं? वायु के कणों द्वारा क्या हो रहा है? आवेश के बाहर जाने की क्रिया हो रही है। वायु के कण से ये आवेश यहाँ से लगातार बाहर जा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? वायु के कणों द्वारा आवेश के बाहर जाने की क्रिया को संवहन विसर्जन कहते हैं। वायु की इस संवहन धारा को विद्युत पवन कहते हैं। विद्युत पवन कहते हैं। ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। किसी चालक के नुकीले भाग पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है। अतः जब वायु के कण किसी आवेशित चालक के नुकीले भाग के संपर्क में आते हैं तो वे भी आवेशित हो जाते हैं और प्रतिकर्षित होकर दूर चले जाते हैं। फलस्वरूप वायु के नए कण स्थान ग्रहण कर लेते हैं और यही प्रक्रिया आगे चलती रहती है। तो वायु के कणों द्वारा आवेश के बाहर जाने की क्रिया को संवहन विसर्जन कहते हैं। वायु की इस संवहन धारा को विद्युत पवन कहते हैं। वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है? यह एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से कई मिलियन कोटि का उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, जिसकी सहायता से आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है। इस मशीन को वान डे ग्राफ जनित्र कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं क्या होता है। यह एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से कई मिलियन कोटि का उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, जिसकी सहायता से आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है। इस मशीन को वान डे ग्राफ जनित्र कहते हैं। इसका सिद्धांत क्या होता है? वान डे ग्राफ जनित्र निम्न सिद्धांतों पर आधारित है। फर्स्ट है, जब किसी चालक के नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है, जब वायु उसके संपर्क में आती है तो वह धनावेशित हो जाती है और नुकीले सिरे से प्रतिकर्षित होकर दूर हटती है, जिसे विद्युत पवन कहते हैं। अभी हमने आपको बताया नुकीले भागों की क्रिया क्या होती। अभी क्या होता है? जब चालक के
नुकीले भाग पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है। अतः जब वायु के कण किसी आवेशित चालक के नुकीले भाग के संपर्क में आते हैं तो वे भी आवेशित हो जाते हैं और प्रतिकर्षित होकर दूर चले जाते हैं। फलस्वरूप नए कण उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं और यही प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, क्या होता है, किसी चालक के नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है। जब वायु उसके संपर्क में आती है तो वह धनावेशित हो जाती है और नुकीले सिरे से प्रतिकर्षित होकर दूर हटती है, जिसे विद्युत पवन कहते हैं। सेकंड सिद्धांत है, किसी खोखले गोली चालक या गोली कवच को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। क्या होता है सेकंड सिद्धांत, किसी खोखले गोली चालक गोली कवच को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अब है वान डे ग्राफ जनित्र की संरचना और कार्यविधि हम आपको इस डायग्राम पर ही समझाएंगे। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको डायग्राम से समझना है और जो हम बोलेंगे उसको आपको कॉपी पर नोट करना है। आपको वैसे डायग्राम से समझ में आ जाएगी और याद करने की जरूरत नहीं है, समझिए आप इसको। अब देखते हैं इसकी संरचना। अब देखते हैं वान डे ग्राफ जनित्र की संरचना। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो 15 मीटर ऊंचा एक विद्युत रोधी स्तंभ P होता है। ये स्तंभ दिख रहा है, एक विद्युत रोधी स्तंभ P है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 15 मीटर ऊंचा एक विद्युत रोधी स्तंभ P होता है, जिसके ऊपर एक विशाल गोली चालक कवच S, ये खोखला गोला होता है, जिसके ऊपर ऊर्ध्वाधर रखा होता है। इस गोली कवच की त्रिज्या कुछ मीटरों में होती है। इसमें दो घिरनियां होती हैं, P1 व P2। इसमें से एक घिरनी P1 गोली कवच के केंद्र पर तथा दूसरी घिरनी P2 फर्श के समीप स्थित होती है। इन दोनों घिरनियों से होकर एक विद्युत रोधी पतला पट्टा रबड़ या रेशम का होता है। ठीक है, ये इससे दोनों घिरनियों से होकर गुजरता है। मोटर M है, मोटर M के द्वारा नीचे की घिरनी P2 को नियत एवं तीव्र गति से घुमाया जाता है। इसमें C1 और C2 धातु की दो कंघियां होती हैं। C1 कंघी को स्प्रे कंघी तथा C2 कंघी को संग्राहक कंघी कहते हैं। दोनों कंघियों के सिरे अत्यंत नुकीले होते हैं। कंघी C1 का संबंध उच्च तनाव स्रोत या हाई टेंशन सोर्स, उच्च तनाव सोर्स से होता है तथा कंघी C2 का संबंध गोली कवच H से होता है। इस गोली कवच H से आवेश का क्षरण रोकने के लिए इस पूरे उपकरण को एक लोहे की टंकी T के अंदर बंद कर देते हैं। इस टंकी के अंदर 10 से 15 वायुमंडलीय दाब पर वायु या फ्रीऑन गैस भरी होती है और लोहे की टंकी पृथ्वीकृत होती है। एक बार फिर से देखते हैं इसकी संरचना। इसमें 15 मीटर ऊंचा एक विद्युत रोधी स्तंभ P होता है, जिसके ऊपर एक विशाल गोली कवच S ऊर्ध्वाधर रखा होता है। इस गोली कवच की त्रिज्या कुछ मीटरों में होती है। इसमें दो घिरनियां P1 व P2 लगी होती हैं। इसमें से एक घिरनी P1 गोली कवच के केंद्र पर तथा दूसरी घिरनी P2 फर्श के समीप स्थित होती है। दोनों घिरनियों से होकर एक विद्युत रोधी पतला पट्टा होता है, जो रबड़ या रेशम का बना होता है और जो इन दोनों घिरनियों से होकर गुजरता है। मोटर M के द्वारा
नीचे की घिरनी P2 को नियत एवं तीव्र गति से घुमाया जाता है। इसमें C1 और C2 धातु की दो कंघियां होती हैं। कंघी C1 को स्प्रे कंघी कहते हैं तथा कंघी C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं। दोनों कंघियों के सिरे अत्यंत नुकीले होते हैं। कंघी C1 का संबंध HT या उच्च तनाव स्रोत से होता है तथा कंघी C2 का संबंध गोलीय कवच H से होता है। गोलीय कवच H के कारण आवेश के क्षरण को रोकने के लिए इस पूरे उपकरण को एक लोहे की टंकी T में बंद कर देते हैं। इस टंकी के अंदर 10 से 15 वायुमंडलीय दाब पर वायु या फ्रीऑन गैस भरी होती है। लोहे की टंकी को पृथ्वीकृत कर देते हैं। वान डे ग्राफ जनित्र की कार्यविधि। कंघी C1 का संबंध उच्च तनाव बैटरी के धनसिरे से होता है, अतः कंघी के नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अत्यधिक होता है। जब आसपास के वायु के कण नुकीले सिरों के संपर्क में आते हैं तो वे धनावेशित हो जाते हैं और नुकीले सिरों के धनावेश से प्रतिकर्षित होकर पट्टे की ओर चलने लगते हैं, जिसे वैद्युत पवन कहते हैं। यह वैद्युत पवन पट्टे को धनावेशित कर देता है और पट्टे का यह धनावेशित भाग जब कंघी C2 के सामने से गुजरता है तो प्रेरण की क्रिया से कंघी C2 के नुकीले सिरों पर ऋणावेश तथा गोलीय कवच S के बाह्य पृष्ठ पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। कंघी C2 के नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है, अतः पुनः वैद्युत पवन चलने लगती है जो पट्टे के धनावेश को समाप्त कर देता है। अतः पट्टे का यह भाग पुनः घूमकर कंघी C2 के पास पहुंचता है और पुनः धनावेशित हो जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जिससे खोखला गोला S अधिक से अधिक आवेश प्राप्त करता है। फलस्वरूप उसका विभव 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक बढ़ जाता है। एक बार फिर से देखते हैं वान डे ग्राफ जनित्र की कार्यविधि। कंघी C1 का संबंध उच्च तनाव स्रोत बैटरी के धनसिरे से होता है, अतः इस कंघी के नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अत्यधिक होता है। जब आसपास के वायु के कण इस नुकीले सिरों के संपर्क में आते हैं तो वे धनावेशित हो जाते हैं और नुकीले सिरों के धनावेश के कारण प्रतिकर्षित होकर पट्टे की ओर चलने लगते हैं, जिसे वैद्युत पवन कहते हैं। यह वैद्युत पवन पट्टे को धनावेशित कर देता है। धनावेशित पट्टे का यह भाग ऊपर की ओर चलने लगता है और जब यह भाग कंघी C2 के सामने से गुजरता है तो प्रेरण की क्रिया से कंघी C2 के नुकीले सिरों पर ऋणावेश तथा गोलीय कवच S के बाह्य पृष्ठ पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। कंघी C2 के नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है, अतः पुनः वैद्युत पवन चलने लगती है जो पट्टे के धनावेश को समाप्त कर देता है और पट्टे का यह भाग पुनः घूमकर कंघी C2 के पास पहुंचता है और यह पट्टा धनावेशित हो जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जिससे खोखला गोला S अधिक से अधिक आवेश प्राप्त करता है। फलस्वरूप उसका विभव 10 लाख वोल्ट तक या उससे अधिक बढ़ जाता है। वान डे ग्राफ जनित्र के उपयोग क्या होते हैं? उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित कर उनकी ऊर्जाओं में वृद्धि करने के लिए और नाभ की भौतिकी में आविष्कार के लिए काय में किया जाता है उपयोग। उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित कर उनकी ऊर्जाओं में वृद्धि करने के लिए
नाभिकीय भौतिकी के आविष्कार के लिए। इसके दोष भी हैं। दोष क्या है? आकार बड़ा होने के कारण इसका उपयोग असुविधाजनक होता है। क्या? आकार बड़ा होने के कारण इसका उपयोग असुविधाजनक होता है। उच्च विभवांतर होने के कारण इसका उपयोग खतरनाक होता है।